नमस्कार, स्वागत है आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से कविता भी मौजूद है। और इस शो में अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो भी आपको बता देते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप हमें लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। वहां पर भी अपने सवाल हमसे पूछिए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस शो में शामिल करने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर नजर डाल लेते हैं। बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिल रही है। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी काफी शानदार रही और वो जो तेजी थी वो आज भी कंटिन्यू हो रही है। सुबह ग्लोबल संकेत भी पॉजिटिव थे, सारे डेटा पॉजिटिव थे और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं बाजार भी हरे निशान में 90 अंक ऊपर की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी मजबूती है। हालांकि ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है। बैंक निफ्टी में लगभग 350 अंकों की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। हालांकि निचले स्तर को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा है और अभी भी 47,600 के ऊपर है। आज का जो हाई था 48,000 के ऊपर का लगा था, उसके काफी नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी। लेकिन टिके रहने की कोशिश कर रहा है और निचले स्तरों को थोड़ा संभालने की भी कोशिश कर रहा है। फिलहाल 100 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी। लेकिन आज ओवरऑल मार्केट काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। निफ्टी में करीब 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और आज का टॉप गेनर है बीपीसीएल करीब 4% ऊपर, विप्रो, बजाज फाइनेंस, आयशर, एसबीआई लाइफ, ये स्टॉक ऐसे हैं जो करीब 2 से 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट ब्रेड भी पॉजिटिव है। एफएनओ में 144 शेयर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और अगर ओवरऑल एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में, लगभग 1800 से ज़्यादा स्टॉक्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मजबूती है सरकारी बैंकों में करीब 1.5% ऊपर और रियल्टी और ऑयल एंड गैस और इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स भी आज मजबूत है। तो सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार आज पॉजिटिव है। हर एक स्पेस में आज हम खरीदारी देख रहे हैं। ये है फिलहाल का मार्केट का अपडेट आपके लिए। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। निर्मल बैंक से आयुष मेहता और एसएमसी ग्लोबल से सौरभ जैन मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आयुष जी, क्या सलाह देंगे? बाजार पर लगातार दूसरे दिन तेजी दिखाई दे रही है। समझना ये चाहेंगे आपसे कि ये तेजी जो अभी दिख रही है वो कितनी टिकाऊ है और कहाँ तक ये तेजी जा सकती है? पुल बैक कहाँ तक देख रहे हैं आप? मॉर्निंग पूजा जी, कविता जी एंड टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट। निफ्टी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो निफ्टी में एक बॉटम बना है जो तकरीबन 22,200 का है। आज के इंटरडे लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एज लॉन्ग एज ये 22,200 लेवल्स होल्ड करता है, निफ्टी में वीकनेस नहीं देखने मिलेगी। एक नीचे से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी में नई रैली 22,350 के ऊपर देखने मिलेगी, जैसे निफ्टी 22,350 के ऊपर क्रॉस करता है 22,500 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो निफ्टी में भी जब तक 22,200 का एक सपोर्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे अपने एक्सट्रीम सपोर्ट के आसपास चल रहा है जो कि है 47,500 का। आज का लो 47,600 के आसपास है वहीं पे। तो मुझे लगता है यहाँ से भी बैंक निफ्टी में बायबैक देखा जा सकता है। जैसा कि आपने कहा पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी रैली हम देख सकते हैं। तो 48,000 के लेवल्स हम बैंक निफ्टी मुझे लगता है वापस रिटेस्ट करेगा। चलिए, तो आयुष के मुताबिक यहाँ पर 22,200 निफ्टी और 48,000 बैंक निफ्टी एक बार फिर से टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। सौरभ, थोड़ा सा बाजार की उतार चढ़ाव पर फोकस करना है क्योंकि जिस तरह से हमने यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त दर्ज होते हुए देखी है, आशंका और संभावनाएं यहाँ पर ये जताई जा रही हैं कि एफआईआईज की बहुत मोटी सेलिंग आ सकती है और अगर आएगी तो उसका प्रेशर एक बार फिर से लार्ज कैप्स पर देखने को मिलेगा। देखिए, नतीजों का भी एक माहौल है। हमने देखा है किस तरह से यहाँ पर आईटी पैक के नतीजे मूड खराब करने वाले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस तरह की बाइंग या सेलिंग प्रेशर आता है, माफ कीजिएगा, सेलिंग प्रेशर आता है, वो भी मुख्य तौर पे लार्ज कैप्स पर। तो इवन इफ वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, कितना और प्रेशर में लार्ज कैप्स आ सकते हैं सौरभ? देखिए, हमको देखना पड़ेगा कि हर सेक्टर थोड़ा-सा अलग चाल चलेगा। जैसे अभी जो स्थिति हो गई है, पिछले 3 महीनों से जो इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, वो फेड के मुताबिक नहीं आ रहा और अब ईरान-इराक के बाद जो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह से तेल ऊपर गया, तो इसकी वजह से लग रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर सारी इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में कंटिन्यू रहेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड भी अब ऊपर की तरफ निकल गया है। और जो इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशन थे, वो भी अभी और आगे चले गए। प्रोबेबली यूएस में इलेक्शन के बाद नवंबर-दिसंबर में शायद
कट अगर आए तो आए। इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि आईटी का जो भी नरम क्वार्टर आया, जो कि स्वाभाविक था। हालांकि माना जा रहा था कि मार्च का क्वार्टर नरम आएगा, लेकिन आउटलुक भी वहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, और कंपनियों ने, जितनी भी दिग्गज कंपनियां, उन्होंने बोला डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे अभी जो है कंपनियां वो कम कर रही हैं। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने वाला है, यूएस के मार्केट में भी प्रेशर है, और ज्यादातर बिजनेस यूएस से आता है, यूएस के बैंक से आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। इसीलिए आईटी क्षेत्र में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वही मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन की वजह से, जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने वाले हैं, तो इसकी वजह से शायद इंडिया में बैंक्स काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट रेट कटेगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। जहां तक आपने एफआई सेलिंग की बात करी, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 साल में हमने जब भी देखा कि एफआईज की मेजर सेलिंग आई, तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफी अच्छे तरह से शोल्डर करी। अगर वो सेलिंग आती भी है, तो मैं समझता हूँ वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सिलेक्टेड पॉकेट्स में बाइंग करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, एनर्जी क्षेत्र हो गया। तो मैं समझता हूँ ये 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कभी भी अगर एफआईज जो सेलिंग भी करते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कंटिन्यूसली बाइंग आते हुए। और इन्वेस्टर्स को भी मैं समझता हूँ इसी तरह से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। ज्यादातर वो अपॉर्चुनिटी देखें लार्ज कैप में, जहां जहां जो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं और जहां पर सेलिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पर बाइंग करने के लिए। स्मॉल कैप और मिड कैप क्षेत्र मुझे लगता है कहीं ना कहीं लार्ज कैप से भी महंगा है। तो अगर अगर इस तरह से जो रुख रहेगा, जहां पर इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे, एफआईज का जी। दबाव रहेगा, तो छोटे मझोले शेयरों में ज्यादा सेलिंग आ सकती है। चलिए, लेकिन यहाँ पर बिकवाली जहाँ पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है, कंफर्टेबल जहाँ पर वैल्यूएशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। बहरहाल दर्शकों से जुड़ना आप शुरू करते हैं, और जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस शो में अगर आपको भाग लेना है तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम लाइव हैं, यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डालें। इस बीच दिल्ली से मेरे साथ जतिन मेहता जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग जतिन, कहाँ दिल्ली से बोल रहे हैं आप, बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना है? मैडम, मेरा एक्जिम टेली सिस्टम के 100 शेयर हैं 142 रुपए में जी। मानिशिया स्टील है 136 शेयर 160 रुपए में। इनको होल्ड करूं मैं, या सेल करूं, या ऐड करूं? आप 1-2 साल का नजरिया है मेरा। 1-2 साल का नजरिया, मुझे वही जानना था। ठीक है सौरभ, आपके पास आऊंगी। तो हम एक्सिकॉम टेली की बात कर रहे हैं, इनकी बाइंग प्राइस तो 142 है, मुनाफे पर है फिलहाल। सौरभ, देखिए छोटी कंपनी है, ये कवर नहीं करते ये एक्सिकॉम टेलीकॉम और मनक्सिया, बट जहां तक मैं समझता हूँ एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ एक बार थोड़ा सा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। से भी ले लेना चाहिए। आयुष, फिलहाल तो ये मुनाफे पर बैठे हैं, तो आप भी एग्जिट की ही सलाह देंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकता है। इसमें जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 295 रुपीज का आएगा, जो कि इसके मूविंग एवरेज का है। जैसे ये स्टॉक 295 के नीचे ट्रेड करेगा, तो मुझे लगता है इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है 302 का और क्लोजिंग ऊपर रखता है, तो ऊपर में हम इसमें 325 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो 295 की ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। राइट, तो ये है सर आपके स्टॉक्स पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से विशांत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विशांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने अपना शेयर लिए थे, मैंने 28 जी, गुड मॉर्निंग। नवंबर को इरेडा 57 पे ट्रेड कर रहा था उस दिन। तो जब मैंने 1 लाख शेयर्स लिए थे, और अभी 2-3 महीने पहले जब ये 210 क्रॉस करा था, तो मैंने 190 पे कुछ 25 के शेयर्स बेच दिए थे। तो अब मेरे को ये पूछना है, जो 75 के मेरे रिमेनिंग है, ये 210, 220 जाएगा इरेडा? क्योंकि आज इसके रिजल्ट भी आए हैं, तो 10% तो आज भी बढ़ा है। तो मुझे ये जानना 220, 230 कब तक जाएगा? एक साल का कुछ है इसमें रख सकता हूँ मैं होल्ड? हाँ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक चुना आपने, और सही समय पे चुना। मेन बात वो है कि टाइमिंग आपकी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद जब अपने हाइस के पास पहुंचा, आपने कुछ प्रॉफिट भी बुक किया, वो भी आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो आपसे तो सीखने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी लर्निंग आपसे हम लेके जाएंगे और हमारे दर्शकों को भी मिलेगी। और इस वक्त जो सवाल पूछने का टाइमिंग है आपका विशांत जी, वो भी बहुत ही बढ़िया है,
कि आज रिजल्ट आए हैं, स्टॉक चला है, तो ऐसे में क्या करें। सौरभ जी, इरेडा है इनके पास, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने 74 पे ले लिया था, काफ़ी पहले की खरीद है, नवंबर के आसपास इन्होंने लिया था, उसके बाद होल्ड किया, मुनाफे पे निकले भी और अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में है। 75,000 शेयर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो क्या करें, होल्डिंग अब कंटिन्यू रखें क्योंकि अभी ये 200 के ऊपर के लेवल्स चाह रहे हैं स्टॉक में, हालांकि नतीजे अच्छा है, उसके बाद ऊपर भी है स्टॉक, लेकिन क्या आप आगे भी इसको होल्ड करने की सलाह देंगे आप? देखिए, जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और कंपनी उसी क्षेत्र में कारोबार करती है। जो बिज़नेस नतीजे आए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। जो डिसबर्सल है, जो लोन ग्रोथ है, वो ठीक हुआ, अच्छा हुआ है और बॉटम लाइन में भी 30% से ज़्यादा की ग्रोथ आई। इसीलिए हमने अच्छी तेज़ी आते हुए आज देखी। देखने वाली बात ये है कि वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है। 6-7 गुना पे बुक वैल्यू पे स्टॉक चल रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ आएगी। मैं समझता हूँ जिस तरह से इन्होंने पहले भी पार्शियल बुकिंग करी थी, इस तेज़ी का फ़ायदा उठाएँ, थोड़े से यहाँ पर शेयर बुक करें और हर तेज़ी में 8, 10, 15% की जब भी तेज़ी आए, थोड़ा-थोड़ा बुक करते हुए चलें। बाकी जो इनका नज़रिया है 1-2 साल के हिसाब से, मैं समझता हूँ कि ये शेयर ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए दिल्ली से ही दीपक कुमार का मैं लूंगी। और आयुष, टाटा स्टील 111 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अब 111 अगर इनकी बाइंग प्राइस है तो ये फ़िलहाल तो मुनाफे पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पिछला हफ्ता देखा काफ़ी नेगेटिव सा था टाटा स्टील के लिए और अपनी लोअर रेजिस्टेंस के भी नीचे मेरे ख्याल से स्टॉक क्लोज भी हुआ है। अब ये शार्प ब्रेकडाउन के चलते आपको लगता है कि इनको और रुकना चाहिए या मुनाफा बांध कर निकल जाएं? मुझे लगता है टाटा स्टील में यहाँ पे रुका जा सकता है। इसका अगर वीकली मंथली चार्ट देखें, नो डाउट हमने ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट स्टॉक के पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 160 रुपीज का। 160 का अगर ये स्टॉक नीचे क्लोजिंग देता है, जो यहाँ से 2.5-3 रुपए नीचे ही है, अगर ये उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें से एग्जिट कर लेनी चाहिए। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है इसमें 175 तक के लेवल्स वापस देखे जा सकते हैं। 60 का आप जो है एक स्टॉप लॉस लगाएं, अगर जाता है तो ऊपर 175 तक जो है ये जा सकता है। चलिए, कुछ दर्शक हमें जो है YouTube पर भी सवाल अपने पूछ रहे हैं, उन्हीं में से किसी का सवाल हम यहाँ पर अपने शो में भी शामिल करते हैं। सौरभ, यूसुफ का एक सवाल लेना चाहेंगे हम। इन्होंने NCC खरीदा है 243 के भाव पर, ओके मैं भी नोट डाउन कर देती हूँ, और इंडिया बुल रियल एस्टेट लिया है 133 पर। सौरभ, देखिए, एनसीसी में हमने कई क्वार्टर से एक टर्न अराउंड होते हुए देखा है। हालांकि लो मार्जिन कंपनी है, लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर है वो काफी अच्छा लगता है। स्टॉक्स इस सेक्टर के काफी अच्छा कर रहे हैं। लंबे समय के लिए अगर आपने लिया है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। जहां तक इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात है, हम समझते हैं कि रियल एस्टेट का जो आउटलुक है वो काफी अच्छा है, खासकर प्रीमियम हाउसिंग में। उसमें जो कंपनियां हमें अच्छी लगती हैं, इंडिया बुल रियल एस्टेट हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन जो कंपनियां अच्छी लगती हैं वो प्रेस्टीज, DLF, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इस तरह की कंपनियां अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं। राइट, चलिए तो ये सलाह दोनों ही स्टॉक्स पे इनको दी जा रही है। अगले सेगमेंट का ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पे फोकस है और जो स्टॉक रडार पे आया है वो है सीमेंस। आज ही फ्रेश ऑल टाइम हाई लगे हैं। टेक्निकली यहाँ पे एक पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। काउंटर में अगर हम ओपन इंटरेस्ट इजाफा देखें तो लगभग 8% फ्रेश हुआ एडिशन हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके चलते यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अंडरलाइन में 5900 से लेके 6000 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे एट द मनी का कॉल ऑप्शन सीमेंस का जो कि होगा 5800 का, एप्पल सीरीज का कॉल ऑप्शन करंटली चल रहा है लगभग 95 से 100 के रेंज में। इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 65 रुपीज का एंड 170 रुपीज के टारगेट होंगे। इन टर्म ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर हम देखें रुपीज टर्म में तो इसका लॉस साइज 150 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 5250 का रिस्क है, 10,500 के रिवॉर्ड्स होंगे। ओके, तो ये है सलाह सीमेंस पर आज 4% ऊपर है, तो इसकी आप 5800 की कॉल खरीद सकते हैं, जिसका कि लक्ष्य है 170 का। अधिकतम मुनाफा 10,500 का हो सकता है। इस
स्ट्रैटेजी में, तो इस पर आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हमारे पास यूट्यूब पर सवाल आया है आकाश जी का। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है इनके पास, 1000 शेयर्स 1797 पे इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक को, और इनकी खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। 1779 पर लिया था, और हो सकता है ये आज ही की खरीद, वैसे इनकी जान पड़ रही है, 1779 की इनकी खरीद है। क्या सलाह देंगे आप सौरभ जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर इन्हें होल्ड करना चाहिए? देखिए, बिजनेस आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है। कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर बुक, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक हमने देखा नहीं है। और उसी तरीके से अगर वैल्यूएशन पे निगाह आप डालेंगे, नजर डालेंगे, तो तकरीबन 17 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। अनलेस अनटिल आपका 3 से 5 साल का होराइजन है, मैं नहीं समझता कि वैल्यूएशन छोटे समय के लिए लेना ये स्टॉक सही रहेगा। अगर आपने छोटे समय के लिए लिया है, तो ट्रेड करने के लिए लिया है, तो मैं समझता हूँ आपको निकल जाना चाहिए, ये लेवल्स चेक कर लेने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल का आपको नजरिए से रखना पड़ेगा। राइट, व्हाट्सएप के जरिए पुणे से अनूप जैन का सवाल है, और आयुष विप्रो 520 के भाव पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीदा हुआ है। मेरे पास नज़रिया नहीं है कि इतना लंबा इनको रुकना है, बट तमाम तरह की अनिश्चितताओं को देखते हुए क्या लगता है आपको, घाटे में तो ये है ही, निकल कर किसी और क्षेत्र या इसी क्षेत्र की दूसरी किसी कंपनी में चले जाएं? अगर विप्रो की यहाँ पे बात की जाए तो डेफिनेटली हमने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी है तकरीबन 545 के लेवल से, और अभी 465 चल रहा है, तकरीबन 100 रुपये नीचे है। इसमें एक सपोर्ट पॉइंट है 449 रुपीज़ का। अगर ये सपोर्ट टूटता है यहाँ से, तो मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर किसी को यहाँ से होल्ड करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो सपोर्ट पॉइंट है 200 मूविंग एवरेज का, पूरे साल के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 449 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से पे डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। सलाह विप्रो पर आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, गुरुग्राम से विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास ना स्पंदना फाइनेंस के 1156 पे 36 शेयर हैं, तो मुझे इसमें जानकारी चाहिए, एवरेज कर लूं या मुझे निकलना तो नहीं है मैडम इसमें स्टॉप लॉस में। और HDFC बैंक है मेरे 1580 की खरीद पे 180 शेयर, और 2 शेयर और मैडम जियो फाइनेंस और HDFC बैंक का खरीद, एक सेकंड सर, HDFC बैंक किस लेवल पर लिया है आपने? 1580 पे ले रखा है मैडम। 1580 पे, ठीक है। दूसरे स्टॉक्स आपने बताया जियो फाइनेंशियल्स और जियो फाइनेंशियल, हाँ, इसके अलावा एक और स्टॉक कौन सा था आपके पास? HBL पावर। HBL पावर, 4 स्टॉक्स हैं आपके पास, ठीक है। कोशिश करते हैं सब स्टॉक्स में, सारे स्टॉक्स में सलाह लेने की। एक बार जियो फाइनेंशियल्स और HBL पावर पर भी आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो वंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, सौरभ जी आप चारों स्टॉक्स के बारे में ही बता दीजिए, थोड़ा इनकी मदद कर दीजिए, क्योंकि 4 स्टॉक्स में का पोर्टफोलियो है इनका, और इसमें से मैं देख रही हूँ कि 3 स्टॉक्स तो फाइनेंशियल स्पेस से ही हैं। स्पंदना स्फूर्ति में इनको भारी नुकसान हो रहा है, 1156 से होल्ड कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि निकलना नहीं चाह रहे, और 878 पर आ चुका है ये स्टॉक। क्या लग रहा है आपको, बने रहना चाहिए, एवरेज करने की सलाह देंगे? HDFC बैंक भी है इनके पास, जियो फाइनेंशियल्स भी है और HBL पावर भी है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको अपने पोर्टफोलियो में? जिस तरह से मैक्रोस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने की संभावना है, तो मैं समझता हूँ फाइनेंशियल एक अच्छी स्पेस है निवेश करने के लिए। स्पंदना की अगर बात करूँ तो वैल्यूएशन उतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि स्टॉक अच्छे से गिरा है, नतीजे भी ठीक ठीक ही थे, तो मैं समझता हूँ लंबे समय के लिए रख सकते हैं। HDFC बैंक में मैं समझता हूँ 2-3 क्वार्टर का और समय लगेगा। कंपनी डेलिबरेटली अपनी जो लोन बुक है वो धीरे बढ़ा रही है, विलय के बाद सिनर्जीज आ रही है, तो एक कॉन्ट्रेरियन बेट है एज ऑफ नाउ, पर 3 से 5 साल के लिए HDFC बैंक एक अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा आपने एक HBL पावर की बात करी थी, तो वहां पर मैं समझता हूँ कि वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हो गए हैं। अगर आपको मुनाफा आ रहा है तो यहाँ पर बांध लेना चाहिए, तकरीबन 17 टाइम्स टू बुक वैल्यू। चौथा स्टॉक कौन सा बताया था? जियो फाइनेंशियल्स। जियो फाइनेंशियल पे मैं समझता हूँ कि कंपनी का जो आउटलुक है वो मैटर करता है। यहाँ पर अभी हालांकि बिजनेस नहीं है, लेकिन कंपनी रिलायंस समूह से आती है और बड़ा ही विस्तार की योजनाएं हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली ब्लैक रॉक के साथ टाई अप भी किए हैं वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ब्रोकिंग में वो आना चाहते हैं, फाइनेंस स्पेस में वो आना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि रिलायंस की जब भी एंट्री होती है तो बड़ी एंट्री होती है, उसी चीज को स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लंबा व्यू अगर आपने बनाया हुआ है तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है,
तो ये है सलाम। HBL पावर पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप मुनाफे में हैं तो, अदरवाइज एग्जिट कर लीजिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं, जियो फाइनेंशियल्स, HDFC बैंक, इस पे बने रहते हैं। स्पंदना स्फूर्ति पर भी आपको राय दे दी गई है।